मतदान पूरे देश में होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि 11 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर मतदान होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत मिजोरम, नागालैंड तमाम राज्य शामिल हैं। कम से कम 20-21 राज्यों में ये 91 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं पहले चरण के, जिसके मद्देनजर 51 सीटों का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं लॉक हो जाएगा और देखना होगा 23 मई को कि क्या परिणाम निकल करके आते हैं। खैर, अब जब चुनाव 2019 के मद्देनजर सिर्फ एक दिन रह गया है मतदान को लेकर के और चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आज 5 बजे मतलब 1 ही घंटा रह गया है, उसके बाद प्रचार प्रसार का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा पहले चरण के चुनावों के मद्देनजर। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अगर आखिरी दिन है 5 बजे तक का भी तो उसमें चुनाव प्रचार किया जाए। अब आपको पहले चरण के मतदानों को लेकर के आंकड़े बता देती हूं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर यानी सभी सीटों पर, आंध्र प्रदेश की सभी सीटों पर पहले चरण के चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है पहले चरण में। असम की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान होने हैं। बिहार की बात करें तो यहां 4 लोकसभा सीटों पर, उड़ीसा की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2, पश्चिम बंगाल की 2, जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर, मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर, सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर, त्रिपुरा 1, मणिपुर 1 और मिजोरम सिक्किम की 1-1 लोकसभा सीट पर ही चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की भी 1 लोकसभा सीट इसके अंदर आती है। तो लगातार हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया कहां कहां पर पहले चरण के चुनाव होने हैं। 20 राज्यों में 91 लोकसभा सीटें हैं, जिसपे 11 अप्रैल यानी कि परसों को वोट डाले जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश की तमाम सीटें हैं, आपको बताया हमने। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पे सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होने हैं। गाजियाबाद पर जहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं, अब से कुछ समय पहले सुषमा स्वराज भी पहुंची थी, राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी पहुंची थी चुनाव प्रचार करने के लिए और ये दौर सिलसिला लगातार जारी रहा। अब देखना ये होगा जब चुनाव को एक दिन बाकी रह गया, 1 घंटा रह गया है प्रचार के लिए भी, जिसके बाद यहां पर प्रचार प्रसार का सिलसिला भी रुक जाएगा। दोनों पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर चुकी हैं। यहां पर लोगों में उत्साह पहले से ही है, लेकिन मैनिफेस्टो जारी होने के बाद, चुनावी घोषणा पत्र जाने के बाद बहुत सारे क्यास हैं या फिर बहुत सारे कमेंट्स जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं एक दूसरे की ओर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों या फिर खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हों। वो भी अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कमजोर है, विजन नहीं है, विजन लेस है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो देश विरोधी है। इन तमाम समीकरणों के बीच चुनाव होने हैं। लोग अपना अपना मत तय कर चुके हैं, सिर्फ वोट डालने की बात है। देखना होगा किसके भाग्य में कौन सी सीट आने वाली है। तो इसको लेकर के लगातार क्यास लगाए जा रहे थे कि पार्टी के क्या समीकरण बनेंगे चुनाव के मद्देनजर। पहले चरण में 20 राज्य हैं जिनकी 91 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जाए, 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हाफिज उस्मान, आरके सैनी, सदफ जाफर अलग अलग पार्टी से। फिलहाल हमारे साथ आरके सैनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी के साथ भी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लिए। आरके साहब, आपके पास आती हुई सीधा, क्या समीकरण देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो विजनलेस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है वो पूरा देश देख रहा है, आम जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो आज ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, वहां जन जन तक जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो विकास बोल रहा है। और माननीय मोदी जी ने जो काम किया है वो राष्ट्र हित में अभी तक काम किया है। सबका साथ सबका विकास लेकर के वो चल रहे हैं। और अभी मैं पोल पे देख रहा था कि हमारी सरकार भारी मतों से बनने जा रही है।
आप एग्जिट पोल पर कितना भरोसा रखते हैं आरके साहब? कहीं ना कहीं वो आंकड़े हिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, आपको कड़ी टक्कर भी मिलने वाली है विपक्ष से। देखिए, ये बात सही है कि कड़ी टक्कर मिलने वाली है और मजा भी कड़ी टक्कर में ही आता है, लेकिन जो काम हमने किया है वो जनता हमें दोबारा यहाँ पर भारत में जिस तरीके से विकास हुआ है, जन जन सबका साथ लेकर के हम चले हैं। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से सबका साथ सबके विकास पे काम कर रहे हैं, बात करें ये नहीं दिखावा दूसरी सरकारों की तरह बोले हम सब चुनाव जब आता है तो हिंदू बन जाते हैं, चुनाव जब आता है तो मुस्लिम बन जाते हैं। दूसरे पार्टी आपने देखा, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी पिछले अभी विधानसभा चुनाव बीते हैं, उसमें जब तमिलनाडु वो गए, केरल वो गए, रामेश्वरम गए, वहां जनेऊ पहन लेते हैं, हिंदू बन जाते हैं। तो कम से कम ये चुनावी नाटक तो बंद करें, एक धर्म तो अपनाएं, हिंदू बने या मुस्लिम बने। आरके साहब, अब राजनीति को लेकर के जब चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान है क्या है समझ नहीं आ रहा, शायद इसी ध्रुवीकरण की राजनीति की बात कांग्रेस करती है, पी चिदम्बरम करते हैं, कपिल सिब्बल करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। जी देखिए, इन लोगों को किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है, वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हो या स्वयं राहुल गांधी जी रहे हो। अभी पुलवामा में से आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं कि कभी इलेक्शन आते हैं हिंदू बन जाते हैं, इलेक्शन आते हैं मुसलमान बन जाते हैं, क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं जिसका जिक्र कपिल सिब्बल करते हैं, पी चिदम्बरम करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी करती है? जी, ये अब सभी लोग समझ चुके हैं कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा है। वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है, किसी भी हाल में जीतना चाहती है, उसे समाज को हटना पड़े, हिंदू मुस्लिम को बहाना पड़े, झगड़े फसाद करने पड़े, वो करेगा। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है 70 सालों में, बिरादरीवाद को लेकर के, हिंदू मुस्लिम बंटवारा लेकर के इन्होंने काम किया है। जहां राष्ट्र हित में ये काम होता है, जैसा ही पुलवामा में आपने देखा कि हमारी सेना, भारत की वीर सेना ने एयर स्ट्राइक करा, पाकिस्तान में जाकर उसका वीडियो मांगते हैं। पहले कहते हैं कोई एयर स्ट्राइक हुआ नहीं, फिर जब वीडियो जारी हो जाता है तब कहते हैं ये दिखावा कर रहे हैं। तो साहब, ये इस तरीके का जो दौरा आप कर रहे हैं, एक बयान पर रहिए, तो अपने देश की सेना पर भरोसा कर लीजिए या फिर मोदी जी पर भरोसा कर लीजिए, किसी एक पर तो भरोसा कर लीजिए। यही तो लगातार कहा जा रहा है, तैयारी पूरी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, अब पुलवामा भी गिनवाएंगे, आप अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे, लेकिन आप बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, आप मॉब लिंचिंग पर बात नहीं कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं। ये भी तो सवाल आप पर उठ रहे हैं। साक्षी जी, जहां तक रोजगार की बात है तो रोजगार आपने देखा है पिछली सरकार में और आज की सरकार में आप देख रहे हैं, जनधन योजना के माध्यम से हर गरीब का खाता खुला है और उस गरीब के खाते में आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुपए आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी आप आ जाइए, सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन आज घर घर तक पहुंच चुके हैं। पिछली सरकार में आपने देखा होगा, सापा सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं लाइट नहीं आती थी, 2 घंटा 4 घंटा लाइट आती थी ज्यादा से ज्यादा। आज आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे से 20 घंटे लाइट आ रही है। जम्मू कश्मीर के ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर आज भी बिजली नहीं पहुंची है, लोग परेशान हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, आप देख रहे हैं जहां मोदी जी कुछ करना चाहते हैं वहीं पर ये टांग अड़ा देते हैं। कौन टांग अड़ा? ये नारे लगा देते हैं, कांग्रेस टांग अड़ा रही है, कांग्रेस टांग अड़ाती है उस काम में। गवर्नर रूल है सर, बात करते हैं, गवर्नर रूल है, आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आप तब भी कर सकते हैं। पीडीपी के साथ गठबंधन आपने किया, आप तब भी कर सकते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जी, जम्मू कश्मीर में देखिए मुद्दा वो चल रहा है, वहां पाकिस्तान सोचता है कि मैं इस पर कब्जा कर लूं, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस पाकिस्तान के समर्थन में उतर आता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, कम से कम हिंदुस्तान के साथ तो खड़ी हो जाए, हिंदुस्तान राष्ट्र के साथ तो खड़ी हो जाए। जब जम्मू कश्मीर की बात हिंदुस्तान टुकड़ा है तो वो पाकिस्तान ख्वाब क्यों देख रहा है? और जब पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है तो वहां यहाँ के जो हमारे देश के गद्दार बैठे हैं, गद्दार, वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो सबसे पहले इनको गद्दार देश में बैठे इनको खत्म करना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति देखते हैं। जम्मू कश्मीर का मैं जितना समझ पा रही हूँ, ज्यादा बेहतर आप जवाब नहीं दे पा रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के क्या कहेंगे? सपा बसपा गठबंधन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, सपा बसपा गठबंधन की जहां तक बात है, ये लोग चुनाव के समय पे एक हो गए, इनको पता है कि हमें जीतना नहीं है। अभी कुछ समय पहले आप उत्तर प्रदेश में देखते गुंडागर्दी कैसे अभी सपा सरकार में, और मायावती जी ने अभी कल बयान दिया है मुस्लिम वोट एक हो जाए, मुस्लिम सारे जितने भी वोट है वो हमें मिले। तो ये सब क्या है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। गठबंधन कुछ नहीं है, ठगबंधन है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीतने जा रही है। माफ कीजिएगा, लेकिन जब से डिबेट शुरू की है हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं। जी,
नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं अपने पास से नहीं कर रहा कुछ भी। मायावती जी का बयान आप सुन लीजिए कल का, आज भी पेपर में छपा है। वो कहती है कि मुस्लिमों को बंटने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मुसलमान की राजनीति तो बहुत पहले से चलती आ रही है ना। योगी भाजपा आदित्यनाथ नहीं तो करती, ये भी कह रहे हैं कि 2 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन दंगा हुआ। हाँ, दंगा हुआ, कहाँ हुआ दंगा? मुजफ्फरनगर जैसा दंगा कोई आज पूरे भारत में नहीं हुआ। सुबोध सिंह कैसे मरे? सुबोध सिंह कैसे शहीद हुए जानते हैं? याद है, भूल गए? हाँ, देखिए ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ अभी इस समय उत्तर प्रदेश में जिसमें कहा गया हो। आप दंगा नहीं कहेंगे? दंगा नहीं है वो, क्या है फिर? और पार्टी में आप एक इंस्पेक्टर हम खो देते हैं। आप समझिए इस बात को, एक इंस्पेक्टर हम खो देते हैं बेवजह, सिर्फ किस लिए? क्योंकि हिंदू मुसलमान देश में चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, दंगा नहीं है। दंगा फिर किसे कहेंगे आप? अगर हिंदू मुसलमान को लेकर के आप बचाने गए थे ना, दंगे को रोकने गए थे, सुबोध सिंह को आप दंगा नहीं समझते हैं, वो फिर क्या है? फेक एनकाउंटर्स को लेकर के आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति की स्थिति हम सबके सामने। साची जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। माननीय मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से जवाब देते हैं। देखिए, दंगों की बात है, पिछली सरकार में जो दंगे होते थे, आज के आप आंकड़े निकाल लीजिए, चलिए आंकड़े निकाल लीजिए, पिछली सरकार में कितने दंगे हुए? वो ठीक है, लेकिन ये कहना है कि आपके सरकार में दंगे नहीं हुए हैं, वो गलत है। नहीं, पहले से रोक है और आगे और सुधार होगा। पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक भी दंगा नहीं हुआ है। नहीं, दंगा हुआ ही नहीं है तो कैसे दंगा कैसे? क्या बात कर रहे हैं? छोटी घटना होती है। अब लखनऊ में क्या हुआ है? लखनऊ में क्या हुआ है? देखिए, छोटी मोटी कोई घटना होती है तो छोटी मोटी घटना पिछली सरकार में कोई भी एक्शन नहीं होता था अपराधियों पर। इस सरकार में अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, वो सीधे जेल जा रहे हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के बेटे याद है क्या कहा था उन्होंने? वो एक हादसा रहा, उसमें बेवजह प्रशासन धर्म और सियासत की भेंट चढ़े हैं सुबोध सिंह, इसको मान लीजिए आप। हाफिज उस्मान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा नेता हैं, उनसे बात करेंगे। हाफिज साहब, बहुत सारे दंगे हुए हैं आपके कार्यकाल में जो योगी सरकार में नहीं हुए हैं। देखिए, आपने भी कहा है कि हमारे कार्यकाल में बहुत सारे दंगे हुए हैं, तो अगर आप एक दूसरे की पुरानी बातों को बताते रहेंगे तो इसका मतलब हर आदमी ये कहेगा जो दंगे हमने करे वो भी ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो भी ठीक है। दंगे किसी के भी समान, पहले सुन लीजिए, दंगे किसी के भी गवर्नमेंट में हो गलत है बिल्कुल, मगर दंगे कराने वाले एक ही हैं, वो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो फिरका परस्त हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं, हमेशा चाहते हैं कानून उनके हाथ में हो। अगर बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट में दंगा होता है तब भी वो शामिल होते हैं, बीजेपी में हो तब भी वही शामिल होते हैं, कांग्रेस में हो तब भी वही होते हैं, और समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में हो तो वही हो जो फिरका परस्त लोग हैं, जो चाहते हैं हमारा मुल्क आगे ना बढ़े और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे। आप उठा के तारीख देख लीजिए, जिन लोगों का नाम आता है वो वही लोग हैं जो फिरका परस्त है। तो दंगा कराने वाले एक हैं, गवर्नमेंट अलग अलग हो सकती है। चलिए ठीक है, मुजफ्फरनगर में किसने दंगे कराए थे? भारतीय जनता पार्टी आई थी दंगे करने। आप देख, नहीं, भारतीय जनता पार्टी एज ए सरकार नहीं आई थी, मगर संजय और सेफई में ठुमके चल रहे थे। मुजफ्फरनगर में दंगे किसने कराए थे? भारतीय जनता पार्टी ने। यही तो कह रहे हैं आप। मुलायम सिंह जी ठुमके देख रहे थे बार वालाओं के ऊपर। मेरी पूरी बात परेशानी ये है कि आप लोग सिचुएशन से सीखते कुछ नहीं है, आप हादसों से सीखते कुछ नहीं है। आप पूरी बात सुन लीजिए। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। जो गन्ने के मिनिस्टर हैं अभी उत्तर प्रदेश में, थाना भवन से जो एमएलए हैं, उनका नाम है। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। सपा के बहुत सारे नेता हैं, अखिलेश यादव पर भी रेड डालने को लेकर के खबरें सामने आई थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? आपने एक बार मुझसे पहले पूछा था, भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाना किसी पर भी लग सकता है मगर साबित नहीं हुआ। मगर इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, उन्होंने तो पैसे लेते हुए लोगों ने देखा है और उन्हें जो है रिजाइन करना पड़ा था, तो वो साबित हो गया था। चलिए हमारे अध्यक्ष को तो इसलिए इल्जाम। आर के साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को देख लीजिए।
देखिए सच नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, वो तो अपने पिताजी, जो उनके पिताजी हैं जिन्होंने यहाँ तक उनको पहुंचाया है, उनको ही लात मार दी राजनीति में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे दोस्त बोल रहे हैं, उन्हें जो है इतनी समझ नहीं है कि बेटा बाप के लात मारेगा। लात मारने का उदाहरण कहीं दिया जाता है? ये कह रहे लात मार दी, तो ये तो वही हो गया। फिर राहुल गांधी ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के क्या गलत बयान दे दिए? क्यों आर के साहब? वही बात मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। क्या गलत बयान फिर राहुल गांधी ने दे दिया, अगर आप भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं? देखिए राहुल ने भी तो यही कहा था। ठीक है, लात इसको मैं करेक्शन कर देता हूं, लेकिन जिस तरीके से आपके अखिलेश यादव जी ने माननीय मुलायम सिंह जी को उस कुर्सी पे से हटा दिया और खुद वहां पर जाकर बैठ गए, तो ये आप देख रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि समाजवादी जो काम कर रही है और यहाँ की जो जनता है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो देख रही है, जो आपस में अपने परिवार में संबंध नहीं बना सकते, वो प्रदेश का क्या विकास करेंगे। और जरूरत पड़ने पर जो आप देखते थे बुआ भतीजे वाला जो खेल चलता था, आज वो एक साथ है। आरके साहब, क्या परिवार चलाने वाला ही देश चला सकता है? अब मैं जवाब दूं, अगर मुझे जवाब दूं। आरके एक मिनट आरके साहब, परिवार चलाने वाला ही देश चला सकता है? यह देश चलाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। खैर, आपके पास वापस आऊंगी। हाफिज साहब, मैं इनका जवाब दे सकता हूँ क्या? जी हाफिज साहब। देखिए, अभी जो है हमारे दोस्त कह रहे थे, बीजेपी से रिलेटिव जो हैं, सिंह साहब कह रहे थे कि हम अखिलेश जी ने अपने फादर के साथ ऐसा किया। तो अखिलेश जी ने अपने फादर के साथ ऐसा नहीं किया। पार्टी के जितने भी नेता हैं, छोटे और बड़े, राष्ट्रीय कार्य समिति के जो लोग हैं, पार्टी के एमएलए हैं, पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने सोचकर कि चूंकि विरासत जो है अखिलेश जी के पास ही जानी है, इसलिए नेताजी की सहमति से जो है अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और नेताजी उसके सरपरस्त बन गए। आज नेताजी अखिलेश जी के साथ है, हर जगह जा रहे हैं। वो जो है स्टार प्रचारकों में सब फर्स्ट नंबर पर उन्हीं का नाम आता है। तो ये कह रहे माननीय शिवपाल शिवपाल जी को दूसरी पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ इतने लोग हैं, आपके यहाँ जो सिंधिया परिवार है, उनकी माता जी थी, वो बीजेपी में थी, और जो ज्योतिराज सिंधिया है वो उसमें है, हमारी उसमें कांग्रेस में है। तो एक ही परिवार के बहुत सारे लोग हैं। अभी जो है माधवराव सिंधिया जो है कांग्रेस में थे, उनकी अम्मी भारतीय जनता पार्टी में रहती थी। तो ये तो हमेशा होता आया, इसमें कौन सी बात है? मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। जहां तक छोटे नेताओं की बात है, तो अभी आपके विधायक एमएलसी अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, आपके बड़े नेता हमारे भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, अखिलेश जी के। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए आप। मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं। माधवराव सिंधिया जी और उनके बेटे कांग्रेस में हैं। उनकी माताजी जो है भारतीय जनता पार्टी में थी, दुनिया जानती है, और जिंदगी भर वो रही है, और उनका देहांत भी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। जाफर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से नेता हैं, उनसे बात करेंगे। जाफर जी, कैसे देख रही हैं कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में? बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। खैर, कांग्रेस लगातार पिछले कई सालों से बैकफुट पर है। क्या प्रियंका गांधी के चेहरे के बलबूते पर कांग्रेस अपनी नई शुरुआत कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, यह सिर्फ जो है बैकफुट पे रहने की जो बात हो रही है, वो बैकफुट पे नहीं रही है। पिछले 5 साल पहले तक हमारी 10 साल सरकार रही है, तो बैकफुट पे हम कभी नहीं रहे हैं। और जहां तक अभी का सवाल है, तो वहां पे ये है कि जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से हर तरह से वो फेल हुई है, अपने मैनिफेस्टो तक में वो मुश्किल से 125 क्लॉजेस थे और 125 क्लॉजेस पे फेल हुए। नहीं, आप बताओ। तो हम ये कहेंगे, मुझे बोल लेने दीजिए। तो हम ये कहेंगे कि प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी की बात यहाँ पे है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है कि जिस तरीके से ये फेल में है, इतने 5 साल अन्याय किया है कि अब न्याय होगा। और इसीलिए हम अपने मैनिफेस्टो में हर जगह से 70 साल से अन्याय मैनिफेस्टो का जिक्र क्यों हो रहा है जाफर साहब? जाफर मैम, कैसे देख रही हैं इसे? क्योंकि लगातार आरोप लगते हुए आ रहे हैं। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो विजनलेस है, कोई विजन ही नहीं है। कहाँ है विजन? विजन होता तो कम से कम वो ये कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसे लॉज बनाए जाएंगे कि उनके प्रति क्राइम बढ़ जाए। आप देखिए क्या लॉ है,
यही तो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि महिलाओं के प्रति कैसे क्राइम पड़े, ये इनका मैनिफेस्टो में शामिल है। क्लॉज 32 देख लीजिएगा इनका। तो ये इनका विजन क्या हड़बड़ाहट, बौखलाहट, वो ऑलरेडी हार गए हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करते आए हैं, सोच रहे उसी के दम पे जीत जाएंगे हिंदू मुसलमान करके। लेकिन यहाँ पे ये नहीं जानते बेरोजगार का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई धर्म नहीं होता, औरतों का कोई धर्म नहीं होता है। ये सब इनको सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये आतंकवादी अन्यायी लोग जो हैं ये किसी काबिल नहीं है, ये कुछ ना कर पाएंगे। सैनी साहब जवाब दीजिए। देखिए, ये अन्याय की बात कर रहे हैं, 5 साल में इन्हें अन्याय दिख गया। पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस भारत की जनता पर अन्याय कर रही थी वो इन्हें नजर नहीं आया। आज 5 साल में आपको अन्याय नजर आ रहा है। ये 5 साल का हिसाब मांगते हैं, 70 साल का आप हिसाब दे दीजिए, 5 साल का हिसाब आप हमने तो दिया है। हमारा हिसाब मेरारे बता रही है, IIM बता रहे हैं, IIT बता रही है, हीराकुड बता रहा है, BHEL बता रहा है, HAL बता रहा है। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। आप बताइए आपने क्या किया? हाँ, आपका रिपोर्ट कार्ड है, कितनी आपका घोषणा पत्र मैंने देखा। 5 साल में कितने 5 साल में कितने आपने स्मार्ट सिटी बनाए? एस्पा की बात मत करिएगा। एस्पा हटाने की बात आपने करी थी अपने 2014 के मैनिफेस्टो में खुद, हमने नहीं करी थी। आपका घोषणा पत्र देखा है, 370 नहीं हटाएंगे, राष्ट्रद्रोह मुकदमा खत्म कर देंगे। ठीक है, नहीं साहब यही सवाल ले लेते हैं। भाई मेरे राफर जी, राष्ट्र विरोधी घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है, राष्ट्र विरोधी घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? राष्ट्रद्रोह मुकदमा खत्म कर देंगे। ये राष्ट्रद्रोह का आप घोषणा पत्र जारी करते हैं और आप भारत की सेफ्टी की बात करते हैं। सैनी जी एक मिनट, जाफर जी राष्ट्र विरोधी है, ये किस तरह का सवाल है? ये सवाल ही कैसे उठाया गया? कैसे ये राष्ट्र विरोधी है भाई? एस्पा हटाने की जब आप बात कर रहे हैं तो एस्पा हटाने की बात इन्होंने भी करी थी। राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह में फर्क होता है। आपने इनके एजेंट वाली खुद कह रहे कि जो सेंटर है सवाल उठाने वाले हैं वो एंटी नेशनल नहीं है। जो आपसे विचार नहीं बनते हैं बनके, मेरा राष्ट्रवाद इसका राष्ट्रवाद भारतवाद से नफरत करना नहीं हो सकता है। कोई हिंदुस्तान में रहने वाला भारत से नफरत नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे प्यार करने का उस्मान साहब वापस आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का विजन लेस मैनिफेस्टो है। अब जाफर की तरफ से या फिर कह लीजिए कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो है वो राष्ट्र विरोधी है। सपा का क्या रुख है? सपा का मैनिफेस्टो क्या कह रहा है? देखिए ये आरोप लग रहे हैं। मैं बताने वाली कोई नहीं होती जाफर जी, सुन लीजिए। आप समझिए मैंने बोला किस संदर्भ में और कैसे है। मैंने आरोप लगाए हैं, आप सुनिए। आपने सुना नहीं, मैं कह रही हूं आपने सुना नहीं। मैंने कहा कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो विजनलेस है, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश विरोधी है। मैंने कुछ नहीं कहा। आप थोड़ा समझिए फिर कटाक्ष किसे कहते हैं, ये चीजें समझिए। कहने के तरीके क्या होती है। मैं आरोप लगाऊंगी, मैं सवाल पूछने के तरीकों में थोड़ा तमीज से बात कीजिए। आरपी जी मैं बोल रही हूँ। जाफर जी, सैनी जी थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हाफिज साहब मेरा सवाल वही, सपा का मैनिफेस्टो क्या कह रहा है? चलिए आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जाफर मैडम वापस आपके पास आती हुई, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस कुछ भी करती है तो प्रो पाकिस्तानी इल्जाम लगा दिया जाता है, एंटी नेशनल कांग्रेस को कह दिया जाता है। लेकिन 70 साल कांग्रेस ने अपने इस देश को दिए हैं, उसके बाद 5 सालों में कांग्रेस अचानक से राष्ट्र विरोधी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं आहत करता होगा। चाची आहत नहीं करता है, क्योंकि ये जो है जब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम विरोधियों पे सवाल ही तो उठाएंगे। जो 124A सेडिशन एक्ट हटाने की बात हो रही है वो एक्ट है जो भगत सिंह पे लगाई गई थी। जो लोग अपने आप को भगत सिंह के अनुयायी कहते हैं, बल्कि माफीनामे लिख रहे थे जिनके लीडर्स,
वो लोग ये नहीं जानते हैं कि सेडिशन एक्ट सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकार है ये हमारा, कि हम सरकार के खिलाफ सवाल पूछे सरकार से। अगर मेरी किसी भी कृत्य से दंगे या वायलेंस नहीं भड़कता है, जो नरेंद्र मोदी जी के कहने से भड़कता है, जिसके लिए मुकदमे वापस किए लेकिन योगी जी पे मुकदमे लगे हुए थे, वो कृत्य आपराधिक है। लेकिन इसी को काला झंडा दिखाकर विरोध दिखाना सबसे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीका है। आप उसके ऊपर अगर सेडिशन आपको तो इन दिनों टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक भी कहा जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग में इनके अपने एबीवीपी के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है जेएनयू के, वहां पे जो लोग थे एबीवीपी के, उन्होंने रिजाइन किया। भारत के अंदर गुजराती देश विरोधी नारे लगाते हैं, वो भारत के कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है। चलिए ठीक है, समय की कमी हो रही है, बात दोनों की नहीं पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ विराम देते हुए इस प्रोग्राम को। लेकिन अब एक दिन है, सब लोग तय कर चुके हैं अपना मत किसको डालना है, लेकिन बहुत सारे सवालों के बीच जब तमाम पार्टियों से आप ये सवाल कर रहे हैं कि हम आपको वोट दें क्यों, तो वो अपनी तरफ से ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया और 70 साल में क्या दिया है भारत को। चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।